गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखा था, जो कि यूपीएसआई और यूपीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई और यूपीपी में, उसके 50 क्वेश्चन, मतलब जितने आते हैं पेपर में वैसा क्वेश्चन देखेंगे। जिस टाइप के आते हैं वैसा ही मॉडल पेपर है। तो आप प्रैक्टिस सेट हल करें और कोशिश करें कि आप 40 से 45 के बीच में सही करें। अगर इतना आपका सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट मानी जाएगी, खास करके यूपीएसआई और यूपीपी के लिए। तो चलिए फिर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। कोशिश करिए कि आप 40 से 45 या 35 से 40 के बीच में सही करें। ये तैयारी आपके लिए बहुत बेस्ट होगी और इतना आपको लाना ही होगा। और अपने तैयारी में सुधार करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस सेट हल करना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था। आप क्वेश्चन देखें, आंसर सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे। अब आंसर मैच कराइएगा। पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा है श्री अभिजीत जैन, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चौथा है प्रोफेसर MA पंत। सोचें। चलिए फिर हम आपको आंसर बताते हैं। आप आंसर सोच लिए होंगे। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दरअसल भारत रत्न से सम्मानित हैं ये, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति थे सृजन पाल सिंह, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास संबंधी जो मिशन होते थे वो उसमें अब्दुल कलाम के ये सहयोगी हुआ करते थे। इन्हीं के साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था टारगेट 3 बिलियन इनेटिव सॉल्यूशन टुवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो पुस्तक लिखी गई थी, इसमें ही इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। अब पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन इमेजिनिटी टू रूरल आइडियाज। तो ये ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बार बार प्रैक्टिस सेट कर हल करके ऐसे क्वेश्चनों का एक लिस्ट तैयार करना होगा जिनको आप नहीं जानते हो, तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। नेटिविटी चर्च कहाँ पर स्थित है। यरूशलेम, बेथलेहम, नजारत, रोम। सोचें कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। यह बेथलेहम में है और यह विश्व के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा। ये बेथलेहम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। अब ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर नहीं है, पुराना GS है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन सी सही है, राजस्थान में पैलेस ऑफ ऑन व्हील्स नामक जो नई ये जो वातानुकूलित रेलगाड़ी राजस्थान में चलाई जा रही है, सर्वप्रथम ये 26 जनवरी 1982 को भाप इंजन द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद यह 1992 से अपने वर्तमान स्वरूप में, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा चल रही है। तो आप इसको जानते रहेगा, पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी काफ़ी लग्जरी रेलगाड़ी है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी। जैसे आप जब डाक घर से कुछ भेजते हो तो आप उसमें पिन कोड लिखते हो। तो वो पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी। 10 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972, 14 नवंबर 1972, 5 सितंबर 1972। सोचे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 15 अगस्त 1972 को डाक व्यवस्था में तीव्रता लाने के लिए 15 अगस्त 1972 से पिन कोड प्रणाली शुरू की गई, जिसमें 6 अंक की व्यवस्था अपनाई गई। प्रथम अंक उस क्षेत्र को इंगित करता है जिस क्षेत्र में डाक है, दूसरा अंक उप क्षेत्र तथा तीसरा अंक जिला क्षेत्र को इंगित करता है। अंत के 3 अंक स्वयं पोस्ट ऑफिस को इंगित करते हैं। ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है, पहला अंक किसको बताता है, दूसरा अंक किसको बताता है, ये आप जानते रहिएगा। प्लस जो आप पैन कार्ड बनवाए होंगे, पैन कार्ड के भी अंकों से पूछा जाता है, पहला अंक किसको बताता है, दूसरा अंक किसको बताता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अभी से ही जान लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते रहते थे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन मूल विधि का है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है? मतलब उन्हें कहा गया है अपरिचित किशोर, संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर, बाल अपराधी किशोर। सोचें, आप मूल विधि जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ढेर सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, विधि संघर्षित किशोर। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें विधि संघर्षित किशोर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, इनको रट डालिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी मूल विधि का है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो ये धारा कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है 97, 98, 100, 96। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, धारा 97। दरअसल राम श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में होगा, क्योंकि धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। धारा 97। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान से है ये। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? अगर आप संविधान थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो ये गलत नहीं होगा। आपात स्थिति में, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। सोचें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? अगर आपको क्वेश्चन जरा सा भी लगे कि मुझे आ सकता है तो आपको दिमाग केंद्रित करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, तभी आप सही आंसर पर पहुंच सकते हो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति और आर्थिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के पद स्थान के रूप में काम करेगा? मतलब जब राष्ट्रपति भी ना हो और जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति देखता है, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली का उपराज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। सोचें, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर देगा ये। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब उसके कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का अटॉर्नी जनरल। सरल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर देगा। यहाँ पर आंसर भी सही है, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचन आयोग का काम ही है चुनाव कराना, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे लोकसभा का हो। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, देखिए ध्यान से। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की आय का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मतलब राज्यसभा में कितने वर्ष के आयु के लोग शामिल होंगे, इसका निर्धारण किस अनुच्छेद में है? 83A, 83B, 84A, 84B। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन बी से डी सही है, 84B। अनुच्छेद 84B में ये कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष। 25 और 30, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, कई बार आप इसको पढ़े भी होंगे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, न्यायाधीश की बात हो रही है। MS फातिमा देवी, रूमा पाल, सुजाता मनोहर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, MS फातिमा देवी।
दरअसल उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश MS फातिमा देवी थी। इन्होंने अपना पद 1987 में जो है धारण किया था। 1987 में बनी थी MS फातिमा देवी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मूल विधि का है। IT एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध का प्रावधान किया गया है? साइबर अपराध पर दंड का प्रावधान किया गया। सेक्शन 66A, सेक्शन 56, सेक्शन 46, सेक्शन 26। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 66। वास्तव में ये सेक्शन 66B है, लेकिन ए भी कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा कि सेक्शन 66 में IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत साइबर अपराध मतलब कि जो हैकिंग किए जाते हैं उनके लिए जो दंड का प्रावधान है वो इसमें किया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मूल विधि का ही है। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, इनमें से कोई नहीं। सोचें किस में दिया गया है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। दरअसल जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक, राजनैतिक खतरा उत्पन्न करे तो यह साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर के दुरुपयोग होने वाले अधिनियम आपराधिक गतिविधियों से समष्टि होकर अपराधों को जन्म अगर दिया गया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो अब ऑप्शन ए के तहत किया गया है, ऑप्शन ए के तहत अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दरअसल आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। दरअसल जब आप मूल विधि पढ़ोगे ना तो आपको पुलिस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको साइबर अपराध अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। ये अपराध अधिनियम कब लाया गया था, क्योंकि शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कंप्यूटर जैसी कोई विशेष चीज़ थी नहीं, तो ये अपराध तो होने की संभावना ही नहीं थी, तो ये नियम बनाए ही नहीं गए थे। लेकिन बाद में जब कंप्यूटर विकसित हुआ, मोबाइल विकसित हुए, सॉफ्टवेयर विकसित हुए, तो ऐसे नए नियम लाना जरूरी हो गया। तो ये नियम 2000 में लाया गया था। तो ऐसे नियम नए नए बनाए गए और उन नियमों में बहुत सारे प्रावधान किए गए, इसलिए उन एक्टों को पढ़ना होगा। जब आप मूल विधि का सिलेबस पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि आपको महिलाओं के संबंधित प्रावधान पढ़ने होंगे, लिंग अपराध से संबंधित प्रावधान पढ़ने होंगे, IT एक्ट पढ़ना होगा। तो ये सब मूल विधि में है। आप मूल विधि का बुक लेकर पढ़ सकते हो, नहीं तो कुछ समय बाद इसी चैनल पर भी बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1988, 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1990, 1 जुलाई 1991। यहाँ पर आंसर बी सही है, 1 जुलाई 1989। दरअसल बात ये है कि जब 2019 में नया मोटर वाहन अधिनियम आया तो इससे दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो 2019 वाला क्वेश्चन बनेगा या तो ये पुराना वाला बनेगा। पुराना वाला कब था? तो पुराना वाला 1 जुलाई 1989 से लागू था। उसके बाद जो नया वाला है 2019 से लागू हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सुरक्षा सुविधा से युक्त निर्भया बसों की संचालन किया गया है? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए और बी दोनों होंगे। दिल्ली में भी चलाया जा रहा है और राजस्थान में भी चलाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, तो आप इसको अपना नंबर ले लीजिएगा पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ई सहयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आम जनों की सुविधा प्रदान करने से है? आम लोगों को सुविधा प्रदान करने से है। ई सहयोग कार्यक्रम जो है विद्युत बकाया जमा करने में आसानी, करदाताओं की सुविधा हेतु, गरीबों हेतु राशन प्रणाली को सुगम बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की सुविधा। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ये जो ई सहयोग कार्यक्रम शुरू हुआ है इसका काम है करदाताओं की सुविधा है तो आसानी से वो टैक्स पे कर सकें, तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको भी। सिलनेक्स क्या है? कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल है, भ्रष्टाचार रोकने हेतु एक सरकारी एजेंसी है, श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सहकारी अनाज बिक्री केंद्र है। चलिए आंसर बताते हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी सही है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसेना संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, मूल विधि का है।
अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 भारत में कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 2016, 25 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016, 27 जनवरी 2016। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, भूगोल का है। हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, उत्तरी ध्रुव। दरअसल जो हिमाद्री है भारत का पहला है भारतीय रिसर्च सेंटर है, यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किया था। कब किया था? 2008 में ही किया था। इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिणी ध्रुव पर गंगोत्री स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि भारत का प्रथम साइंटिफिक बेस सेंटर है, जो अंटार्कटिका में स्थित है। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी हमने अपने रिसर्च सेंटर, जैसे ऊपर उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा आपको, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ बर्फ़ जमे हैं और यहाँ भी बर्फ़ जमा है, तो यहाँ पर लोग रिसर्च करते हैं। तो हिमाद्री यहाँ पर है, गंगोत्री यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी भूगोल का क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द। ताप्ती, महानदी, कावेरी, गोदावरी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, कावेरी तमिलनाडु से होकर बंगाल खाड़ी में गिरती है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होकर बंगाल खाड़ी में गिरती है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। लेकिन ताप्ती जो है मध्य प्रदेश और गुजरात से बहते हुए सूरत के पास से खंबात खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। लूनी, माही, कुछ नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं, ताप्ती भी उल्टी बहती है। उन्हीं में से मैं आपको नाम बताता हूँ। लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, शरावती, ये सब ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, उल्टी बहती हैं। तो ऑप्शन ए सही है। आप भूगोल की नदियों का 4 वीडियो अपलोड किया गया केवल नदियों से, जो कि पूरा फिगर सहित दिखाया गया है। इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पूरा चित्र के साथ दिखाया गया है कैसे कैसे नदियाँ बहकर कहाँ गिर रही हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो भूगोल के सारे क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मूल विधि से है, ध्यान से देखें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, केवल संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय मतलब कि जो आपकी जानकारी में नहीं हो, संज्ञेय मतलब जो आपकी जानकारी में हो। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उसको किस रूप में मनाया जाता है? ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम, ईद ए मिलाद। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ईद ए मिलाद। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद पर्व मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनको 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में देवदूत ग्रेबियन के द्वारा कुरान से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि अरबी भाषा में है। और 24 सितंबर 622 को पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा की। इस्लाम जगत में इसे मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत से नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन डी सही है, उनके जन्मदिवस को ईद ए मिलाद के नाम से मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कहवा, तंबाकू, चाय, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। वैसे तो कर्नाटक में सर्वाधिक सोना पाया जाता है, सोना यहाँ ऑप्शन में है नहीं। तो दरअसल कर्नाटक में कोलार की खान है, कुडप्पा की चट्टानों में है ये, और वहाँ से सोना निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कहवा। कहवा से कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी आप कह सकते हो। तो सर्वाधिक कहवा की खेती कर्नाटक में होती है। चाय असम, दार्जिलिंग, तंबाकू आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की थी, जिसके माध्यम से कृषि के दामों को तय किया जा सके, फसलों के दामों को भी थोड़ा निर्धारित किया जा सके। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 70 में, 1970, 1955, 1960, 1965। सोचें।
चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, भूगोल का है। उत्तर प्रदेश में कौन सी पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथराई बांध। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश में ये एक पेयजल परियोजना है। जो शारदा आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो शारदा दिख रहा है आपको, ये एक सिंचाई परियोजना है। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है, ध्यान से देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब, हकीम अजमल खां। सोचें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी सरल क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विटिकल्चर किससे संबंधित है? एक मिनट। विटिकल्चर किससे संबंधित है? केचुए उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, सिल्क उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। कई बार आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अंगूर उत्पादन से विटिकल्चर संबंधित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ऐसी लालसा रहती है। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। हमने आपको बताया, जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ी अलग अलग से कानून बनाए गए, तो इसका भी कानून 1961 में बना था। तो ये दहेज लेना एक अपराध है। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कानून बनाया गया, ना कि इसका वर्णन संविधान में है। तो संवैधानिक तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही है, कानूनी है, बस जानते रहिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? काफ़ी सरल क्वेश्चन है। कभी कभी मुख्यालय पूछ लेता है, कभी कभी स्थापना पूछ लेता है, कभी कभी कौन सा अध्यक्ष है ये पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कुल कितने लोग होते हैं। 5, 7, 8, 6 कितने होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कुल 8 लोग होते हैं। यहाँ पर आप देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन की गई थी। इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, मतलब कि पहले रहा हो, वर्तमान में ना हो। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, इस समय रहा हो, मतलब वो भी रहा हो, मतलब कि एक तो जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो और एक जो न्यायाधीश रहा हो। और उसके अलावा एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। 2 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों के बारे में ज्ञान हो। और भी सदस्य चुने जाते हैं, कुल 8 चुने जाते हैं, इसको आप जानते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली कौन थी? शांत सिन्हा, किरण बेदी, कंचन चौधरी, भट्टाचार्य, निक्की रंधावा। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। किरण बेदी जो थी वो की प्रथम महिला आईपीएस थी, तो आप जानते रहेगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। चौबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जिनका उत्तर देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे ये वाला। ये जो उत्तराखंड को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा वही इसका सही आंसर दे पाएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में। उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में, जो चमोली वाला क्षेत्र है, वहीं पर है ये चौबाड़ी ग्लेशियर, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, भूगोल से है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इनमें से कोई नहीं। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड यूरोप में। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, विज्ञान का है। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? लकड़ी का कोयला, हीरा, कोक, ग्रेफाइट। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, हीरा सबसे कठोर है, इसका घनत्व भी सबसे अधिक है।
ये क्वेश्चन देखें, बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एस.एन. बनर्जी, एनी बेसेंट और तिलक, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। स्थानीय स्वशासन का मतलब जैसे आज की पंचायतें हैं वैसा। 1916 की बात है, तभी शुरू किया गया था ये। ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन देखें, कई बार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित हुई थी? 91, 70, मतलब 1991, 1970, 1980, 1981। कुछ क्वेश्चन टफ मिलते हैं, लेकिन अब उनसे घबरा कर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सरल क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। यहाँ पर आंसर ए सही है। 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति लाई गई थी। क्वेश्चन ध्यान से देखें, पेक्टेन किस में पाया जाता है? सरीसृप में, पक्षियों में, एम्फीबिया में, स्तनपायी में। यहाँ पर आंसर बी सही है, पक्षियों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आंसर डी सही है, सभी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, राजनीतिक समानता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में, उपयुक्त व्यक्ति की तर्क संगतता में। सोचिए, राजनीतिक समानता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समानता पाई जाती है। राजनीतिक समानता मतलब कि राजनीति में खुलकर हिस्सा लेना, सबको समान मौका देना। तो एक वयस्क मताधिकार लाया गया है कि 18 साल के लोग वयस्क माने जाएंगे। जितने भी लोग चाहे जिस जात धर्म लिंग के हों, अगर वो 18 साल के हैं तो वे राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, ये भी ध्यान से देखें। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों को धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। सोचें, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। कौन सा सही हो सकता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जिसका कोई अपना धर्म ना हो, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, वही धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कई बार आप सुने होंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दरअसल 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है, तो उस समय अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन यहाँ सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। हाल ही में निवारण पोर्टल की शुरुआत की गई है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? रेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। और जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जानते रहिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे। बुद्ध से, महावीर स्वामी से, अशोक से, श्री कृष्ण से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बुद्ध से संबंधित है। दरअसल गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में हुआ था, जो कि नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, जानते रहिएगा। और जो जातक कथाएं हैं, इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो ऑप्शन ए सही है। आप जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आप जातक कथाओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H/2J में निम्नलिखित में से, मतलब इंग्लिश में ABCD में लिखेंगे 2H, क ख ग में लिखेंगे 2J में
क्या परिभाषित किया गया है? अन्वेषण, दोष, जांच, कोई नहीं। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अन्वेषण। दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 2J अन्वेषण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत अन्वेषण में वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सरल क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। चलिए ऐसे बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और जब बना था, और वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद से भी ज़्यादा हो गए हैं, और भाग 25 हैं, जो कि शुरू में 22 थे, अनुसूचियाँ शुरू में 8 थी, अभी 12 हैं। तो ऑप्शन ए सही है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अगर पूछेगा तब अमेरिका हो जाएगा। विश्व का अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। ऑप्शन देख लीजिए आप। रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, बोरिस एल्त्सिन, पुस्किन। अगर आपका सही हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसको आप रट डालिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आंसर ए सही होगा। रस्किन बॉन्ड ने लिखा था अनटू द लास्ट। गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? रायबरेली, झांसी, दिल्ली, अहमदाबाद। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। चलिए आज का लास्ट सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करिएगा सही हो जाए। भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2003 में। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही है। 2002 में मानव विकास रिपोर्ट भारत ने अपना पहली बार जारी किया था। और राज्य स्तर पर किस राज्य ने पहली बार अपना मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था? तब आंसर होगा एमपी, मध्य प्रदेश ने पहला अपना मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था, अगर राज्य स्तर पर बात करें तो। लेकिन केंद्र स्तर पर भारत ने पहली बार 2002 में जारी किया था। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 35 से 40 या 40 से 45 के बीच में सही किए होंगे। इतना सही हुआ होगा तो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट मानी जाएगी, और ऐसे आप तैयारी करते रहेंगे तो आगे आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाएगी। और अगर आपको चैनल से लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उन बच्चों के पास भी शेयर करें जिन्होंने यूपीपी और यूपीएसआई का फॉर्म डाला है। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट सेम उसी का है जिसका आप पेपर दोगे, इसलिए बार बार टेस्ट देने से तैयारी होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।